हाँ जी, जय हिंद। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। कैसे हो बालक? एम आई ऑडिबल? सुबह से क्या किया? कुछ किया? बस उठे हो अभी? हम्म। कुछ किया विया है? बस उठे हैं आप? ओके, एस डी टी किया है। ओके, रिवाइज किया है। बैकलॉग कुछ है वो किया है। ओके। कल जो मैंने क्वेश्चन शेयर किए थे कर लेना भाई, ठीक है? देन आई विल शेयर आंसर्स उसके आज। चलो बढ़िया। तो भाइयों, हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जो फिक्स्ड होते हैं, बार बार आते हैं वो एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो हमें आज वो पढ़ना है यहाँ पर। हम्म। चलो शुरू करते हैं। ओके। तो हिस्ट्री में दोस्तों सिंपल सा है, राइट? यूट्यूब की लाइव में आप पिच की वीडियो बोल रहे थे, कोई वो कौन सी है पिच की वीडियो? अरे वो बैच में पढ़ाया था सीडीएस में यार, ठीक है? सीडीएस में पढ़ाया था वो। जुलाई करंट अफेयर आज शाम को करेंगे यार, ठीक है? चलो ठीक है। ओके। तो हिस्ट्री की क्लास दोस्तों मैं यहाँ पर करने वाला है, ठीक है? कुछ बेसिक चीजें आपकी होती हैं जहां से सवाल बार बार आता है, तो उसको नोट भी करेंगे, ठीक है? और ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जैसे एक पहली चीज आपका ये है भाई, एक पहली चीज हमारी ये है कि आपका हमारा 1953 में, अगर मैं स्टेट के फॉर्मेशन की बात करूं, ठीक है? ये भी हिस्ट्री में फॉलो करेगा। 1953 आपका वो ईयर था जब पहली बार हमारा कोई स्टेट बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। देखो बेसिकली हुआ क्या था, जब 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद फिर ये डिमांड होना शुरू हुई कि भाई एक काम करो, राज्यों को हम लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, राइट? ये डिमांड हुई कि यार क्यों नहीं हम लैंग्वेज को, क्यों नहीं हम राज्यों को लैंग्वेज के आधार पर बांटते हैं, राइट? तो उसके लिए अलग अलग कमीशन आया था, ठीक है? उसके लिए दोस्तों अलग अलग कमीशन आपका आया था। सबसे पहले आपका आता है धर कमीशन। सबसे पहले आपका आता है धर कमीशन, जो कि आया 1948 में। 1948 में भाइयों आता है, और इसने क्या किया, इसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? इसने मना कर दिया कि नहीं यार, लैंग्वेज के बेसिस पर राज्यों को बांटना ठीक नहीं। इसके बाद दोस्तों फिर आता है आपका जेबीपी कमिटी। इसके बाद फिर से आती है जेबीपी कमेटी, राइट? जिसने भी क्या किया, मना कर दिया कि नहीं यार ठीक नहीं है। उसके बाद फिर बनाई गई फजल अली कमेटी। तो फजल अली कमेटी ने बोला कि हाँ ठीक है, अच्छा हम बना सकते हैं राज्यों के बेसिस पर। एंड देन फिर 1953 में आपका पहला राज्य बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इट वाज आंध्र प्रदेश। ये भी पूछता है कई बार यार कि आंध्र प्रदेश हमारा कैसे बना, ठीक है जी? तो ये बेसिक चीज भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। पहली चीज तो ये हो गया, थोड़ा पॉलिटी का हो गया लेकिन इसलिए यहां ध्यान रखो, ठीक है? सॉरी। राइट। चलो यहां से शुरू करेंगे हम लोग दोस्तों हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में दोस्तों कुछ ऐसे चार पांच सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जहां से आपका आता आता है। जैसे जो हमारी पहली कैबिनेट थी। कैबिनेट का मतलब दोस्तों क्या होता है? कैबिनेट का मतलब होता है जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, राइट? एक और चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम हमारे 15% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं। 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% लोग ही बन सकते हैं आपके मिनिस्टर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? केवल 15% लोग हो सकते हैं मिनिस्टर, यानी अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है, तो उस 543 का 15% लोग ही हो सकते हैं मिनिस्टर, बाकी लोग नहीं हो सकते। अब इन मिनिस्टर में जो क्लोज मिनिस्टर होते हैं, जो आपके मेन पोर्टफोलियो है, राइट? जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, दोस्तों ये आते हैं आपके कैबिनेट में। इनको हम बोलते हैं कैबिनेट। तो जो हमारी पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, राइट, अगर हम उसको देखें, तो दोस्तों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पहले हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। पीएम के साथ साथ ये एक्सटर्नल अफेयर्स के भी मिनिस्टर थे, कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च के भी दोस्तों आपके मिनिस्टर थे। तो विदेश मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद आपके हमारे होम मिनिस्टर थे और आईटी मिनिस्टर थे सरदार पटेल जी। देन फूड मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बाद में जाकर राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है? पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। पहले आपके रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथाई जी। पहले डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार बलदेव सिंह। पहले लेबर मिनिस्टर थे जगजीवन राम। पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे सी एच भाभा। न्यूक्लियर, मैंने आपको उस दिन पूरा न्यूक्लियर जर्नी पढ़ाया था, राइट?
पहले दोस्तों कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे हमारे किदवई साहब, रफीक अहमद किदवई। पहली हेल्थ मिनिस्टर और पहली महिला मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर। पहले हमारे लॉ मिनिस्टर अंबेडकर साहब। फिनेंस मिनिस्टर शेट्टी साहब। इंडस्ट्रीज अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोस्तों पूछता है, मैच करके पूछ लेगा। जरा बताओ, जो हमारी पहली कैबिनेट थी जब हम आजाद हुए उसके बाद, राइट, हमारी जो पहली कैबिनेट थी उसमें कौन क्या मिनिस्टर था? ओके, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखेंगे। ओके, बिल्कुल यार, देखो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो स्टैटिक होगी ही ना। अब हिस्ट्री भी स्टैटिक नहीं होगी तो फिर क्या होगी यार? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, हिस्ट्री इज स्टैटिक दोस्तों। चलो, लेकिन जैसे मैं पढ़ाऊंगा बहुत आराम से आप कर लेंगे। चलो, उसके बाद 1857 के रिवोल्ट से दोस्तों क्वेश्चन आता है। पहली बात तो 1857 के रिवोल्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम इंडियन म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। इसको भी कॉल इंडियन म्यूटिनी। इसको हम इंडियन म्यूटिनी बोल सकते हैं या सेपॉय म्यूटिनी बोल सकते हैं, राइट। सेपॉय म्यूटिनी या फिर इंडियन म्यूटिनी के नाम से दोस्तों हम जानते हैं, राइट। या फिर इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। भारत का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी दोस्तों हम अपने 1857 के रिवोल्ट को कहते हैं, ठीक है जी। अब देखो, इस रिवोल्ट में दोस्तों सवाल यह बनेगा कि किसने कहां पर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ये आपकी लड़ाई या हमारे रिवोल्ट स्टार्ट कहां से हुआ था? स्टार्ट आपका हुआ था मंगल पांडे जी बैरकपुर में थे, राइट। वहां पर आपके हमारे जो कारतूस दिया जाता था उसमें क्या था, उसमें चर्बी थी, ऐसा बोला गया, जानवर की, ठीक है। तो वहां से, वो तो एक चिंगारी बस थी, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब आग अंदर लगी होती है तो एक चिंगारी काफी होती है उस आग को बाहर निकालने के लिए, है ना। तो आग पहले से लगी हुई थी, पहले से बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियां थी, है ना। वो बस एक लास्ट में, एक वो आखिरी होता है ना, आखिरी लास्ट नेल इन द कॉफिन, उसने वो वाला काम किया था, राइट। तो इसमें कहाँ कहाँ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों, वो हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और उस टाइम पर वहां पर ब्रिटिश शासक कौन थे, वो भी जरूरी है। जैसे बख्त खान थे दिल्ली में, नाना साहब थे कानपुर में, तात्या टोपे साहब थे ग्वालियर में, राइट। लखनऊ में हजरतगंज सुना होगा आपने, तो बेगम हजरत महल थी लखनऊ में, राइट। लक्ष्मीबाई जी हमारी कहाँ थी? झांसी में। कुंवर सिंह जी बिहार में थे। कदम सिंह मेरठ में थे, राइट। खान बहादुर बरेली में थे। ओके, तो ऐसे करके कौन किसने कहां पे मूवमेंट को लीड किया था दोस्तों, ये यहां पर लिखा हुआ देखो। तो बख्त खान और साथ में उनके हामिद अली, दोनों लोगों ने दिल्ली में लीड किया था, राइट, ध्यान रखना। नाना साहब जी हमारे कानपुर में, तांतिया टोपे जी बेगम हजरत महल लखनऊ, ठीक है। तांतिया टोपे हमारे ग्वालियर, ग्वालियर। उसके बाद बिरकिस कादिर जी हमारे, इनके साथ में इनकी इनका बेटा भी था। रानी लक्ष्मीबाई हमारी झांसी, राइट। कुंवर सिंह जी बिहार। मौलवी अहमदुल्ला हमारा रोहेलखंड का, अवध का जो आपका रीजन है। देवी सिंह जी मथुरा। खान बहादुर बरेली। कदम सिंह जी मेरठ। हामिद अली जी दिल्ली, ठीक है। अब देखो, ये तो पूछेगा एग्जाम में, लेकिन जो मुझे लगता है यहां से एक सवाल और बन सकता है, वो ये बनेगा कि जरा बताओ, आपसे बोलेगा कि जरा बताओ दिल्ली में ब्रिटिश शासक कौन था, ठीक है। ब्रिटिश शासक कौन है दोस्तों? तो पहला है जॉन निकलसन, ब्रिटिश शासक है जॉन निकलसन, ये लिखो। जॉन निकलसन जी हमारे थे दोस्तों दिल्ली में, मतलब दिल्ली में बख्त खान लीड कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कौन था? जॉन निकलसन था, राइट। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस था, लॉरेंस भाई थे यहाँ पे, हेनरी लॉरेंस, ठीक है। झांसी का आप सबको याद होना चाहिए, ह्यूज रोज थे यहाँ पर। बस ये तीन आपसे पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो हमारे भारतीय पर्सनालिटी या भारतीय नेता किसने कहां से दोस्तों लीड किया था, ठीक है, वो ध्यान रखो। रीड करो दोबारा। बख्त खान बहादुर शाह, ठीक है। कानपुर में, अरे बख्त खान जी ने दिल्ली में लीड किया था, ठीक है। कानपुर में नाना साहब, ग्वालियर में टोपे साहब, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह। बस ऐसे करके याद रखना कि हमारे कौन से लीडर ने कहां पे लीड किया था इस मूवमेंट को, राइट। और उस टाइम पर वहां पर ब्रिटिश शासक कौन थे, वो भी प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, ये कुछ स्टार्टिंग मैंने वो चीज लगाई हैं जो आपके लिए श्योर शॉट पूछता पूछता है।
तो एक सवाल यहां से बनता है, पहले आपके शासक कौन रहे हैं, पहले आपके हमारी पहले कैबिनेट पहले मिनिस्टर कौन कौन थे। दूसरा 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें किसने कहां से पार्टिसिपेट किया था, ये एक सवाल आता है हमारे एग्जाम में। तीसरा दोस्तों आपके आता है जो हमारी कुछ एसोसिएशंस हैं जो हमारी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स रहे हैं, राइट। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक आत्मीय सभा थी, आत्मीय सभा का फॉर्मेशन किसने किया था दोस्तों, आत्मीय सभा का फॉर्मेशन किया था हमारे राजा राम मोहन रॉय जी ने, ये याद रखना पड़ेगा, राजा राम मोहन रॉय। और सुनो आज रिलेट करना था ना, राइट, तुम लोगों ने याद नहीं रहा यार, रिलेट भी करेंगे ठीक है अभी, बिकॉज स्टैटिक ऐसे याद होगा, बार बार आप देखोगे कोई और लिख रहा है उसको पढ़ोगे, फिर आप लिखोगे उसके बारे में, ऐसे ही चीजें आपको याद होंगी, ठीक है। तो आज हम लोग रिलेट करेंगे ग्रुप में अभी क्लास के बाद। तो राजा राम मोहन रॉय जी हैं आपके दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय जी, इन्होंने आत्मीय सभा की फॉर्मेशन किया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की फॉर्मेशन किसने किया था, अगेन सेम। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज, दोनों का दोस्तों फॉर्मेशन राजा राम मोहन रॉय जी ने ही किया था, राइट। तो ये चीज ध्यान रखो, ब्रह्म समाज हो गया। अच्छा, इनको हम राजा राम मोहन रॉय जी को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ये आपका पीवाईक्यू है। इनको भी से फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, सॉरी, ठीक है जी, ओके। इसके अलावा आर्य समाज की फॉर्मेशन किसने की थी दोस्तों, नीचे भी लिस्ट है मैं आपको दिखा दूंगा, बट जो कुछ हम रिकॉल कर सकते हैं, आर्य समाज की फॉर्मेशन की थी हमारे दयानंद सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की फॉर्मेशन की थी, ठीक है। अब आर्य समाज ध्यान रखना, आर्य समाज वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, मतलब आर्य समाज की जो टीचिंग्स थी उसमें ये था कि भाई मूर्ति की पूजा मत करो, सो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, ठीक है, आइडियल वर्शिप के दोस्तों ये अगेंस्ट थे, ध्यान रखना, राइट। चलो, तो इनकी फॉर्मेशन आर्य समाज की किया है दयानंद सरस्वती जी ने। इसके अलावा एक यंग बंगाल करके मूवमेंट था, उसमें हेनरी लुइस जी थे, राइट। एक अलीगढ़ मूवमेंट था दोस्तों, वी हैड अ अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक। अलीगढ़ मूवमेंट में आपके थे सर सैयद अहमद जी, सर सईद अहमद, उन्होंने स्टार्ट किया था, राइट। एक दोस्तों आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, ये आप बताना, होमवर्क है आपके लिए, सर्च करना, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसमें ये सीटेस में भी सवाल आया हुआ है, एनडी में भी आया हुआ है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था, ठीक है जी, ओके। तो ये आपके कुछ सोशियो आपके हमारे रिलीजियस मूवमेंट्स हैं जिनके फॉर्मेशन कब हुए, फाउंडेशन किसने रखी, वो हमें पढ़ना होता है। तो सत्य शोधक समाज ये स्टैब्लिश किया था हमारे ज्योतिबा फूले जी ने, ओके, ज्योतिबा फूले जी ने दोस्तों इसको स्टार्ट किया था। दूसरा, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द विडो रिमैरिज एसोसिएशन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की फॉर्मेशन किसने की थी 1850s में, विष्णु शास्त्री पंडित, देवेंद्रनाथ टैगोर, करसोनदास मुलजी जी, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका आंसर इज विष्णु शास्त्री पंडित जी ने थे, विष्णु शास्त्री पंडित जी ने दोस्तों हमारे विडो रिमैरिज एसोसिएशन की फाउंडेशन की थी। अब ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखी हैं, राइट। एक बार अपने को ये रीड करना है, और ये आता है, ईयर वैसे नहीं पूछेगा लेकिन प्लेस पूछ सकता है और आपसे फाउंडर के नेम पूछ सकता है। देखो, आत्मीय सभा का फाउंडेशन राजा राम मोहन रॉय कैलकाटा में, ब्रह्म समाज सेम कैलकाटा में ही, धर्म सभा राधाकांत देव अगेन कैलकाटा में, तत्वबोधिनी सभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में ही, राइट। परमहंस मंडली दडोबा पांडुरंग जी ने किया था बॉम्बे में। उसके बाद रहनुमाई जी एक सभा थी हमारी, अगेन नारोजी साहब ने किया था। राधा स्वामी सत्संग, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन जी ने, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जी ने, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। और उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी आपके हमारे ये आ रखा है आपके सीडीएस में, एचपीली बेस्टी और कर्नल ओल्डकॉट ने, राइट। इसके अलावा दोस्तों और ध्यान रखना, एक हमारा था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, लिख लो, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, राइट। और एक था सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। दोनों के दोस्तों आपके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर हमारे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोपाल कृष्ण
गोखले। और सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी के आपके थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत जी। ठीक है, कृपया ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलो अब यहाँ पे वही सेम लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार रीड कर लेंगे। तो भाई देखो ये स्टैटिक है, लेकिन भाई आता आता है यार, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए, राइट, इन तीनों टॉपिक से सवाल आते हैं, और बहुत सारे आते हैं, हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट मिल जाता है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? मनीष कर दूंगा मैं यार सभी को। लास्ट क्लास का पीडीएफ पेंडिंग है, हाँ यार, मुझे आया था मैसेज, मैं भेज दूंगा। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम परफॉर्मेंस, अच्छा, कुंवर सिंह लेक से हम याद रखेंगे, ओके, ठीक है। अर्जुन जो कर रहे हो अभी उसको, उस पर दिमाग लगा लो यार। चलो, उसके बाद दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर आपके हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं, राइट। जैसे आपसे पूछेगा कि इकलौता शहर कौन था जहां पर आपका सिडरल नहीं था, वो है आपका चौदारो, राइट। जहां पर हॉर्स के रिमेन्स मिले थे वो है आपका सुरकोटा, राइट। जहां पर आपका लार्जेस्ट आईबीसी साइट, राइट, लार्जेस्ट आईबीसी साइट है, लेकिन ये भारत की बात हो रही है, धौलावीरा, राइट, ये भारत की बात हो रही है, ठीक है, पूरे की नहीं। वैसे आपकी लार्जेस्ट साइट हमारे देखोगे वो थी मोहनजोदारो, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो इट वॉज धौलावीरा, राइट। कालीबंगान कहां पर है, ध्यान रखना, राजस्थान में। तो ये कुछ आपके शहर हैं कहां के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, राइट। और ये पूरा मैंने उस फॉर्म में यहां पर लगाया है, देख लेना। तो आपका हमारा पहली साइट जो एक्सकवेट हुई थी वो थी आपकी हड़प्पा, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को दोस्तों आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हो, रावी नदी के किनारे थी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली थी, एक मिला था आपका सिडरल, ग्रनरीज मिली हुई थी हमारी, राइट। ब्रॉन्ज आपका यहां पर डिस्कवर हुआ था, हमारा ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज की आपकी हमारी क्रूसिबल मिली हुई थी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों आपको कॉपर मिला था, आपको ब्रॉन्ज मिला था, आपको गोल्ड मिला था, लेकिन आयरन नहीं मिला था। ये एग्जाम में पूछता है कौन सा मेटल नहीं मिला, ठीक है। आयरन की खोज दोस्तों यहां पर नहीं हो पाई थी, राइट जी, ओके, क्लियर बालक, ठीक है, ओके। ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर आप देखोगे रखी गढ़ी, राइट, लार्जेस्ट हम रखी गढ़ी को भी मानते हैं, राइट। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है वैसे, बट दोनों ऑप्शन में देता नहीं है वो नंबर, ठीक है। तो रखी गढ़ी भी है। अच्छा, रखी गढ़ी है कहां पे करंट में? करंट में दोस्तों रखी गढ़ी है कहां पे भारत में, पता है आपको किस राज्य में? Anyone? अफगानिस्तान में? नहीं नहीं नहीं, हरियाणा में, ठीक है। करंट में आपकी रखी गढ़ी है दोस्तों हरियाणा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कालीबंगान आपके घग्गर नदी के किनारे है, इट इज घग्गर रिवर के आपके दोस्तों किनारे, जो हमारी घग्गर रिवर है उसके किनारे पर दोस्तों आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों जरा हम लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, ऑप्शन में अगर आता है इसी को आप मानोगे, ठीक है, रखी गढ़ी को ही मान लो। दुनिया में मतलब अगर आप ओवरऑल पूछोगे तो मोहनजोदारो, लेकिन अगर इंडिया में पूछोगे तो रखी गढ़ी, ठीक है, इसी को मान लो, चलो। तो ये सारी चीजें दोस्तों ध्यान रखोगे। ग्रेट बात कहाँ मिला हुआ था, मोहनजोदारो में आपको मिला हुआ था। ये पूछता है एग्जाम में कि जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला हुआ था वो कहाँ मिला था, मोहनजोदारो में ही आपको मिला हुआ था, ठीक है जी। चलो बताइए, विच इज द ओनली हड़प्पन साइट जहां पर सिटिडल था, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि पहला मेटल कौन था जिसको यूज किया गया था इंसानों के द्वारा, इट वॉज कॉपर, फर्स्ट मेटल। पहला वो मेटल कौन था जिसको कि यूज किया गया था बाई मैन, इट वॉज दोस्तों हमारा कॉपर, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका आंसर है आपका हमारा चौदारो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान रखना, जैसे कालीबंगान आपका कहाँ है, राजस्थान में है। धौलावीरा कहाँ है बताओ, वेर इज धौलावीरा? तो धौलावीरा है दोस्तों गुजरात में हमारा, बिल्कुल दोबारा पढ़ना पड़ेगा, गुजरात में है दोस्तों धौलावीरा। इसके अलावा बनावली कहाँ है, वेयर इज बनावली? सो बनावली इज इन हरियाणा, ठीक है। कालीबंगान राजस्थान, ध्यान रखिए। चलो, अब ये आपको यहां पर पूछा गया है, ऐसे सवाल पूछ लेगा एग्जाम में कि कहां पर क्या चीज हमें मिली है, बताओ जरा।
हड़प्पा कहाँ पे है करंट में? पाकिस्तान में। तो भाई ये है, देखो देखो पाकिस्तान में। ठीक है। अब कहां पर कौन सी मेन चीज है जो मिली थी? स्टैचू ऑफ डांसर कहां मिली थी? मोहनजोदारो में। अभी आपने पढ़ा। तो इसका मतलब भाई फोर्थ का डी का होगा थर्ड। ठीक है। अच्छा। हड़प्पा में आपको मिला था बरियल साइट। लोथल में आपको मिला था डॉकयार्ड। और कालीबंगा ने मिला था आपका प्लॉट फील्ड्स। बस। आंसर इज डी। चलो। अब ये हमारे कुछ और भी साइट्स हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेकिन कभी कभी ये रिवर के नेम पूछ लेता है कि रोपार हमारा किस रिवर पर था, बनावली आपका किस रिवर पर था, कोट दिजी इंडस रिवर, सुरकोटा, ये आपका हमारा यहाँ पर एविडेंस मिलता है पोर्ट बरियल का, आलमगीरपुर हिंडन रिवर, राइट, यूपी में है ये। उसके बाद आपका सुदगंडन, राइट, डस्ट रिवर, मुंडा, राइट। तो एक बार रीड कर लेना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो उसके ऊपर आपने पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऊपर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी आपको जो सवाल आता है, प्लस नीचे मैंने लिख दिया है जो आपके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, वो देखो। हड़प्पा सबसे इंपॉर्टेंट साइट हड़प्पा है। ये चार आपके सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। हड़प्पा दोस्तों, इसको एक्सकेवेट किया था दयाराम साहिनी ने। ये नाम पूछेगा, इन चारों का नाम याद रखना पड़ेगा। तो हड़प्पा आपका हमारा रावी रिवर के किनारे था दोस्तों, राइट, जहां पर आपको बुलक कार्ट्स, ग्रैनरीज, ये सब कुछ आपकी मिली थी। और ये आपका दयाराम साहनी जी ने इसको एक्सकेवेट किया था, करंट में पाकिस्तान में। मोहनजोदारो आरडी बनर्जी जी ने किया था। अगेन ये भी आपका इंडस रिवर के नजदीक है। यहाँ पर ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ग्रैनरी, ये सब कुछ आपको मिला था। ठीक है। पशुपति महादेव की सील मिली थी यहाँ पर। कालीबंगान, इसको घोष ने किया था 1933 में। राजस्थान में है आपका, ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। एंड देन धोलावीरा 1985 में जाकर इसकी डिस्कवरी हुई थी, और ये गुजरात में रण ऑफ कच्छ के पास। तो ये चार साइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ नेम्स की इनकी एक्सकेवेट किया किसने था इनको। ठीक है। इनको दोस्तों एक्सकेवेट किसने किया, ये पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन। चलो। तो दोस्तों हमने पूरा पढ़ लिया कि पहली हमारी मिनिस्टर्स कौन थे, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारी जो सोसाइटीज हैं उनके नेम पूछता है एग्जामिनेशन में दोस्तों। इसके अलावा, सोसाइटीज के अलावा एक और चीज हमने क्या पढ़ी अभी? हम्म एक और चीज क्या पढ़ी? मिनिस्टर्स, आईवीसी, सोसाइटीज, और हमारा 1857 का रिपोर्ट। ऊपर का आंसर बी होगा है। ए का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया सेकंड। सही तो टिक किया है बे? सही तो किया है टिक। हाँ, 1857 का आपका रिपोर्ट, बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीज, चारों चीज हमने पढ़ी है। और अगेन चारों से दोस्तों आपके सवाल आते हैं। अब खुद गेस करो अगला टॉपिक कौन सा होगा जहां से आपके सवाल आते हैं, श्योर शॉट। वो है दोस्तों आपके गवर्नर जनरल कौन थे और उनके कार्यकाल में काम क्या हुआ था। राइट, इधर आओ। तो नोट्स के फॉर्म में है पूरा, आ जाइए। तो दोस्तों ये हमारे हैं कुछ गवर्नर जनरल, और किसके कार्यकाल में क्या हुआ था वो हमें यहां पर पढ़ना है। पर उसके पहले मेरा आपसे एक सवाल है, देखते हैं कितने लोग को पता है एक्चुअली। दोस्तों मेरे पास तीन सवाल है, मुझे बताओ। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? बंगाल के हमारे पहले गवर्नर का नाम बताओ। उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट का नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसके बाद इसको हमने फिर बोला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन तीनों पदों पर दोस्तों कौन बैठे हैं, मुझे नाम बता दो। तो इन तीनों में दुनिया बहुत कंफ्यूज रहती है कि पता नहीं भैया कौन क्या है ना। तो मैं यहां पर जो आपको सिखा रहा हूं ध्यान सुनना। दोस्तों पहले जो गवर्नर हुआ करते थे आपके बंगाल में, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो कोई पूछे पहले गवर्नर, नेम इज रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव वॉज गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद दोस्तों हमारा 1773 का एक्ट आता है। एक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे आज आप पार्लियामेंट से कुछ पास कर देते हो ना, कोई भी बिल वगैरह, राइट, सिमिलरली उस टाइम पर हुआ। तो हमने 1773 में एक एक्ट हम लोग लेकर आए। उस एक्ट में हमने जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया। तो पहले हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, कोई पूछे? तो वो थे हमारे वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग। ठीक है भैया।
ओके। इसके बाद फिर जब जैसे जैसे अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ता गया, उसके बाद फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको हमने चेंज करके क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। ये कब हुआ? 1833 में। 1833 के एक्ट से क्या किया हमने, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको दोस्तों हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है भाई, ओके। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? इनका नाम है विलियम बेंटिक। तो ये तीन चीज ध्यान रखना कि एग्जाम में आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, कब होगा रॉबर्ट क्लाइव, कब होगा वारेन हास्टिंग, कब होगा विलियम बेंटिक। सबको क्लियर है दोस्तों अच्छे से, बढ़िया से? चलो जी, आ तो अब जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों वायसरायज हैं या इंपॉर्टेंट हमारे गवर्नर जनरल्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। देखो मुझे पता है आप में से कुछ को फीलिंग आ रही होगी भैया यार स्टैटिक है, बट मेरे भाई हिस्ट्री तो स्टैटिक रहेगी ना यार। अब हिस्ट्री भी स्टैटिक नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा, है ना? तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप रीड भी करते रहोगे इसको सुबह सुबह रोज, राइट? और साथ में क्या करोगे, साथ में हम इसको रिलेट भी करेंगे। चलो अब रीड करो मेरे साथ। तो दोस्तों पहले आपके वायसराय थे लॉर्ड कैनन, राइट? अब वायसराय कैसे बने? पहले दोस्तों आपके होते थे गवर्नर जनरल, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में एक एक्ट आता है और उसने क्या किया, उसने गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया वायसराय में। तो कोई पूछे पहले वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिन। ठीक है, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को रिमूव किया, राइट? उस टाइम पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास यूनिवर्सिटीज बनी। अब किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय के कार्यकाल में जो हुआ है इंपॉर्टेंट, वो हमें पढ़ना है। देन आते हैं लॉर्ड लॉरेंस, इनको हम सेवियर ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हाई कोर्ट इन्हीं के कार्यकाल में स्टैब्लिश हुआ था। आई लॉर्ड मायो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने मायो कॉलेज अजमेर में है ना आपका मायो कॉलेज, उसकी स्थापना की थी, राइट? पहला सेंसस भारत का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा एग्जाम में कि पहला सेंसस किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुआ था फर्स्ट सेंसस, राइट? फर्स्ट सेंसस दोस्तों आपका हुआ था यहां पर। ठीक है जी, ओके। दूसरा, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के टाइम पर दोस्तों आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में। ठीक है, नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट आया था 1882 में। 1882 में दोस्तों आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया था इनके टाइम कार्यकाल में। ठीक है, उसके बाद डफरिन, डफरिन के टाइम पर कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कांग्रेस की दोस्तों होती है स्थापना 1885 में। उसके बाद करजन के टाइम पर बंगाल का होता है पार्टीशन 1905 में। बंगाल और ईस्ट बंगाल बनते हैं, बाद में बनता है वो बांग्लादेश, राइट? इन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद पार्टीशन बंगाल का कैंसिल किया जाता है और राजधानी को शिफ्ट किया जाता है कैलकाटा से दिल्ली 1911 में। उस टाइम पर वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंगे, राइट? लखनऊ पैक्ट आपका होता है 1916 में, उस टाइम पर थे लॉर्ड हार्डिंगे। फिर आते हैं चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में होता है जलियांवाला बाग। 56 बार सवाल आ चुका है कि जलियांवाला बाग किसके कार्यकाल में हुआ था? 1919 में हुआ था आपका जलियांवाला बाग। साथ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब आपका दोस्तों होता है ड्यूरिंग लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में आता है रॉलेट एक्ट हमारा इनके कार्यकाल में। फिर आपका इरविन, इरविन के टाइम पर साइमन कमीशन आता है 1927। डांडी मार्च स्टार्ट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। चार इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स हैं जो कि इरविन के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद फिर आते हैं वेलिंगडम, वेलिंगडन के कार्यकाल में आपका पूना पैक्ट साइन हुआ। बहुत लोग को नहीं पता पूना पैक्ट साइन किसके बीच में हुआ था, बताओ जरा। पूना पैक्ट साइन हुआ था किसके बीच में दोस्तों? हम्म, यरवड़ा जेल है पुणे में, पुणे की यरवड़ा जेल में साइन हुआ था पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी और, वेरी गुड, सो गांधी जी और अंबानी, अरे अंबानी कह रहा हूँ, मदन मोहन जी नहीं, अंबेडकर जी। हम्म, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज आपका हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका 1947 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है भारत, उस टाइम पर लॉर्ड वेवल थे। और उसके बाद लास्ट में फिर आपके हमारे खत्म। तो ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं पुराना, लॉर्ड वेलेस्ले। अब ये याद करना पड़ेगा भाई बैठकर। लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पर दोस्तों आपका हमारा, इनको हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज का फाउंडेशन उन्होंने रखा था।
विलियम बेंटिक, देख लो आप। ठीक है। सती प्रथा को अबॉलिश किया था इन्होंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अबॉलिश किया था अपने कार्यकाल में। वरन हास्टिंग क्या थे, अभी आपने देखा इनके बारे में। कॉर्नवेल्स, कॉर्नवेल्स के टाइम पर सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया गया था, जमींदारी सिस्टम हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट हुआ था बंगाल में। आइए, रेलवे लाइन डलहौजी, इसीलिए आपने देखा होगा जो दिल्ली में रेलवे का हेडक्वार्टर है उसको हम डलहौजी हाउस के नाम से जानते हैं। तो रेलवे का मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया जाता है वो जाता है इनको, डलहौजी को। ठीक है। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट वायसराय थे और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो ये सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, राइट, किसके कार्यकाल में क्या हुआ था, ये अपने को पढ़ना है। राइट, और फिर इसके ऊपर सवाल कैसे आता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। फिर सवाल आपका आएगा ऐसे। चलो बताओ, बताइए दोस्त। ओके, सवाल ये है कि पहला सेंसस आपका हुआ था ड्यूरिंग टेनर ऑफ लॉर्ड वेबल, ऐसा है? तो पहला ही रॉन्ग है। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंगे थे वायसराय जब भारत की राजधानी दिल्ली आई 1911 में, सही बात है। लॉर्ड रिपन को हम कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दोनों सही हैं दोस्तों, लेकिन पहला रॉन्ग था आपका। आइए, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है कौन किस टाइम पर वायसराय था। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताएं। हम्म, हो गया। देखो, ऐसे याद रखना ना, इरविन के टाइम पर क्या हुआ था आपका, ये इरविन 27 के आसपास थे। ठीक है। चेलम्स फोर्ट के टाइम पर हुआ था जलियांवाला बाग, 1919 के आसपास थे। हार्डिंगे के टाइम पर दोस्तों आपकी हमारी वही 1911 के आसपास थे ये। और करजन जब बंगाल का हुआ था पार्टीशन, 1905 के आसपास थे। ठीक है। अब करेक्ट 1 2 3 4। आइए, कौन से साल में डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था रेलवे लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डलहौजी थे जिनके कार्यकाल में रेलवे लाइन आई थी, और वो साल था 1853। 1853 में डलहौजी आपके रेलवे लाइन को लेकर आए थे। डिवाइड और रूल किसकी स्ट्रेटजी थी, कर्जन की, मिंटो की, डलहौजी की, या वेल्सले की? मिंटो की। मिंटो भैया का था कि भैया जी फूट डालो और राज करो। कौन से गवर्नर जनरल ने स्लेवरी को एबॉलिश किया था, लिखा हुआ है एलएम बोरग ने। ये सारे पीवाईक्यूज हैं आप कैट के। किसको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं? हु डू वी कॉल फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, बिल्कुल अलेक्जेंडर कनिंघम। विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, किसको दोस्तों, किसका इम्पीचमेंट हुआ था? वैरन हेस्टिंग, या इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ था किसके अगेंस्ट? वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ले? हाँ जी। तो ये था हमारा वैरन हास्टिंग। और इम्पीचमेंट से याद रखना कि प्रेसिडेंट का हम इम्पीचमेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 61, जहां पे हमें चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। अब ये क्या होती है, पॉलिटी वाले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट। इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश द डायरची सिस्टम ऑफ बंगाल? बंगाल का डायरची सिस्टम किस साल में एबॉलिश किया गया दोस्तों? ओके गुड। तो ये दोस्तों आपका 1772 में हुआ था। Which one of the following governor generals of India is known as the liberator of Indian press?
किसको हम लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जानते हैं? लिटन रिपन, विलियम बेंटिक या चार्ल्स मेटकैफे? एंड इट इज चार्ल्स मेटकैफे को हम बोलते हैं लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस। किसने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो कि आपका 1904 में पब्लिश हुआ था 16 अगस्त को? किसने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कांग्रेस जी की। कांग्रेस में आपके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं। जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, आपको पता है। पहला सेशन कांग्रेस का हुआ था दोस्तों कहां पर? बॉम्बे में। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेशन में यहां लिख दे रहा हूं। 1886 का सेशन हुआ था कैलकाटा में। 1887 का सेशन हुआ था मद्रास में। 1888 का सेशन जॉर्ज यूल के टाइम पर यह हुआ था इलाहाबाद में। ठीक, उसके बाद 1896 का सेशन कैलकाटा में हुआ था। पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया गया था। ओके, ये हो गया आपका। इसके बाद 1905 का सेशन ये हुआ था बनारस में। ठीक है, ओके। उसके बाद 1905 के बाद 1909 का सेशन, ये बताओ कहां हुआ था जल्दी। देन आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1917 का सेशन, राइट, जब किसी महिला ने प्रिसाइड किया था, ये भी कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था दोस्तों आपका ये भी। इसके बाद 1924 का सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ था बेलगाम में। क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, इसके बाद 1925 का सेशन ये आपका हुआ था कहां पर? कानपुर में। ठीक, देन 1929 का सेशन ये हुआ था लाहौर में। और फिर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है 1938 और 39 का सेशन, राइट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, लेट मी एक्सप्लेन। तो दोस्तों पहली बात तो 1885 का जो सेशन था, इसको प्रिसाइड किया था डब्ल्यू सी बनर्जी जी ने। पहला सेशन था कांग्रेस का। तो कोई पूछे आपसे कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। 1886 में दोस्तों दादा भाई नारोजी जी ने इसको प्रिसाइड किया था। दादा भाई जी ने उसको प्रिसाइड किया था। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में किया था जॉर्ज यूल ने। 1896 में दोस्तों पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया गया था। कांग्रेस के इस सेशन में पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया गया था। और इसको प्रिसाइड किया था हमारे, किसने प्रिसाइड किसने किया था? मैं नाम भूल रहा हूँ यार, एक बार देख लेना, ठीक है, ये वाला एक बार देख लेना। ओके, फिर 1905 में दोस्तों आपके हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनको गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, उन्होंने प्रिसाइड किया था, राइट। अच्छा, 1907 बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पर हुआ था आपका सूरत में स्प्लिट, गरम दल और नरम दल बने थे आपके। तो सूरत स्प्लिट में आपका दोस्तों ये हमारे राश बिहारी घोष थे। राश बिहारी घोष जिन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। 1917 में पहली बार ऐसा हुआ किसी महिला ने प्रिसाइड किया था। नाम है उनका एनी बेसेंट। कैलकाटा में हुआ था पहली बार, किसी महिला ने प्रिसाइड किया था, राइट, कैलकाटा में। गांधी जी ने केवल इकलौता सेशन प्रिसाइड किया था हमारे, और वो था आपका बेलगाम का सेशन 1924 में। कानपुर में दोस्तों पहली बार किसी इंडियन महिला ने, फर्स्ट इंडियन वुमेन, जिनका नाम है सरोजनी नायडू, बाद में आपकी पहली महिला गवर्नर बनती हैं वो, सरोजनी नायडू जी ने दोस्तों पहले प्रिसाइड किया था आपके 1925 में, पहली भारतीय महिला। 1929 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था लाहौर में। और इन दोनों को किया था आपके हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 वाला बीच में छोड़ दिया था, और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखना है अपने को। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उस टाइम पर। किसने किसने प्रिसाइड किया था दोस्तों, ये आपसे पूछता है। आ जाओ, अब सवाल यहां पर था पहली फीमेल प्रेसिडेंट कांग्रेस की कौन थी? सरोजनी नायडू। पहली फीमेल प्रेसिडेंट कांग्रेस की थी सरोजनी नायडू। सही बात है, गलत बात है। पहली इंडियन फीमेल थी, ना कि फीमेल।
ठीक है, पहला रॉन्ग है। दूसरा, गांधी जी ने 1939 में प्रिसाइड किया था, नहीं। डॉक्टर पट्टाभी सिद्धरामैया ने पहला कांग्रेस का सेशन हेड किया था आफ्टर आजादी, ये सही बात। तो केवल आपका थर्ड सही। ठीक है, आ जाओ। अभी ध्यान रखो, पहले प्रेसिडेंट थे हमारे WC बनर्जी, पहली महिला प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बताइए। बताएं बताएं बताएं। During India's independence movement, who was the only president of Indian National Congress who resigned from the presidency? तो ये थे हमारे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट। अब ये ऐसे देखो, सोचो उस टाइम पर कितने लोग पढ़े लिखे थे, दिख रहा है ये? और कितना ऐसे होता था वो टेबल कॉन्फ्रेंस आपके दोस्तों, इसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस तरीके से आपका होता था उस टाइम पर। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी। तो दोस्तों तीन आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, राइट। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी हुई है दोस्तों, राइट। और एक सवाल आपका यहां से आता है कि किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, वो सवाल नीचे रखा है मैंने। बट उसके पहले ये तीन आपके दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। 1930 से 31 में पहली हुई थी, 31 में दूसरी हुई थी, और 32 में आपकी तीसरी हुई थी। तीनों आपके सही हैं। ठीक है, तो ये हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यूके में हुई थी, जहां पर हमारे लीडर्स जाते थे और उसमें पार्ट लेते थे। अब फिर सवाल बनेगा कि जरा बताइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, इनमें से कौन है जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया हुआ है? अंबेडकर साहब, तेज बहादुर सप्रू जी, गांधी जी। बताएं दोस्त। भैया PDF भेज देना। हाँ यार, मैं दोनों भेज दूंगा, सॉरी यार। तो ध्यान रखना दोस्तों, गांधी जी ने तीनों में नहीं गए थे, गांधी जी आपके सेकंड में गए थे। ठीक है, अंबेडकर साहब और तेज बहादुर सप्रू, ये दो ऐसे थे हमारे नेता जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने नहीं अटेंड किया था, ध्यान रखना। चलो, फिर लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, किसके बीच में? ये पूछेगा एग्जाम में, किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में दोस्तों आपका हुआ था लखनऊ पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में होता है, कहां पर? यरवड़ा जेल में। यरवड़ा जेल में होता है ये। अगर मैं आपको डेट बताऊं, 24 सितंबर वो तारीख थी, 24 सितंबर 1932, जब हमारा होता है दोस्तों पूना पैक्ट, किसके बीच में? गांधी जी और हमारे अंबेडकर साहब के बीच में। तो जवानों, अभी तक अच्छे से क्लियर है सारी चीजें, बहुत फैक्ट हो गए। सर एग्जाम खत्म होने पर यंकी बैच का टेलीग्राम ग्रुप रहेगा भाई? कहीं नहीं जाएगा, रहेगा रहेगा। अरे अभी तक क्लियर है क्या? बढ़िया से। मॉक में 140 आए। भाई मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों ने मॉक दिया क्या, जो जो ऐप पर है, उस मॉक को दिया क्या? हम्म। पूना पैक्ट के बारे में आपको मैं समरी बता दूं थोड़ा सा। अच्छा, देखो पूना पैक्ट क्या हुआ था ना दोस्तों, आपके एक ब्रिटिश PM थे उस टाइम पर, रैमसे मैकडोनल्ड। उन्होंने अनाउंस किया था कम्युनल अवार्ड। ये लिख दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? गुड क्वेश्चन। ब्रिटिश के PM थे, उनका नाम था रैमसे। तो रैमसे मैकडोनल्ड भैया थे हमारे। इन्होंने दोस्तों अनाउंस किया था क्या? कम्युनल अवार्ड। इन्होंने कम्युनल अवार्ड को क्या किया था? अनाउंस किया था। कम्युनल अवार्ड में था क्या? ये ग्रांट कर रहा था
सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब जो आपके हमारे दलित भाई बंधु थे उनके लिए अलग से इलेक्शन, अलग से इलेक्ट्रेट ऑफर कर रहा था जो आपके दलित भाई थे उनको। ठीक, ये बात हुई। फिर गांधी जी ने इस चीज को अपोज किया। गांधी जी ने इस चीज को दोस्तों क्या किया, अपोज किया। ठीक है, गांधी जी ने बोला कि यार ये चीज देखने में तो लग रही है कि दलित भाई बंधु के लिए है हमारे, लेकिन एक्चुअल में ये हिंदू धर्म में फूट डाल देगी, हिंदू सोसाइटी को डिवाइड कर देगी। ठीक है, फिर गांधी जी ने क्या किया, फास्ट टू डेथ ये शुरू कर दिया यरवड़ा जेल में ही। ओके, सोचो बंदे ने क्या करना शुरू कर दिया भैया जी, फास्ट अनटू डेथ। ओके, भूख हड़ताल। राइट, तो फिर क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट जो था दलित के लिए वो विड्रॉ कर लिया गया। उसकी जगह पर क्या हुआ, कुछ सीट को रिजर्व कर दिया गया दलित के लिए। राइट, कुछ सीट को दलित के लिए दोस्तों रिजर्व कर दिया गया है। और इसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, जिसको आप कहते हो पूना पैक्ट के नाम से जानते हो। क्लियर है? तो किसके बीच में हुआ था ये ध्यान रखना है दोस्तों, पहली बात तो। और ये कम्युनल अवार्ड कौन प्राइम मिनिस्टर था जो लेकर आया था, और वो कर क्या रहा था, ये तीनों चीज, चारों चीज के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। हम्म। सर बाकियों को क्या मतलब, वो खाए ना खाए। अनिका, एक जमाना था जहां पर सरकार को फर्क पड़ता था कि जनता क्या कर रही है। हाँ जी बिल्कुल, दोनों दोस्त नहीं थे, करेक्ट। मॉक पे 160 प्लस नहीं जा रहे हैं, अच्छा अच्छा ओके। नेगेटिव लेके बता रहे हो ये? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 185 आए हैं उसमें, फिर भी डर लग रहा है। अरे भाई आराम से पेपर क्लियर करके आओगे यार, इतने प्यार से तुम लोग का पेपर क्लियर होगा ना, मतलब क्या बताऊं मैं। चलो बताओ, कौन था फाउंडर हमारे यंग इंडिया न्यूज़पेपर का? हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इंडिया न्यूज़पेपर? तो कुछ न्यूज़पेपर जो दोस्तों जो आपके बहुत जरूरी हैं, जैसे आपका एक बंगाल गैजेट है, पहला न्यूज़पेपर हमारा। इसको स्टार्ट किया था J.A. हिकी जी ने। ठीक, फिर इंडियन मिरर, इंडियन मिरर इसको किया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। फिर अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका इसको किया था शिशिर कुमार ने। ठीक है, फिर केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने। और इसके अलावा इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने। तो गांधी जी के बारे में ना तीन है आपके जो बड़े फेमस है, एक तो हो गया इंडियन ओपिनियन, दूसरा है हरिजन, एक हरिजन नाम की पत्रिका थी, इसको भी स्टार्ट किया था गांधी जी ने हमारे। ठीक है, एक था नवजीवन, इसको भी गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था। और यंग इंडिया को भी गांधी जी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा एक बॉम्बे क्रॉनिकल था, बॉम्बे क्रॉनिकल इसको किया था फिरोज शाह ने, फिरोज शाह। अच्छा, एक न्यू इंडिया था, न्यू इंडिया, इसको किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, इतना काफी है। एक मूक नायक था, मूक नायक, मूक नायक ये था बी आर अम्बेडकर जी का, अम्बेडकर साहब का था दोस्त। ठीक है जी। हम्म। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, अरे भाई अब टाइम मैनेजमेंट मत करो। बस जब टाइम मिले रिवाइज करो, और कुछ नहीं करना, जब टाइम मिले रिवाइज करो, लेट करो, और कुछ नहीं करना। चलो भाई बताओ, कुछ और आपकी हिस्टोरिकल बुक्स। तो अगर मैं कुछ हिस्टोरिकल बुक्स बताऊं, जैसे आपका एक था, आपका हमारा वो एन ए अकबरी, बहुत बार आया है, एन ए अकबरी। एन ए अकबरी के साथ साथ आपका था एक हमारा अकबरनामा,
दोनों को किसने लिखा है? अकबरनामा और एन अकबरी दोनों को लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल। देन आता है तुझके बाबरी। तुझके बाबरी, बाबर ने। देन आता है हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम। ठीक है। फिर आता है शाहनामा। शाहनामा, इसको किया है फिरदौसी ने। ये कुछ एवरग्रीन हमारे हैं जो पूछ लेता है। चलो अब बताओ इसका आंसर। हाँ भाई, आंसर बताइए। एक का पता है बस, ओके। पीवाईक्यूज रिपीट होते रहते हैं, बिल्कुल। तो भाई देखो, आनंद मठ को लिखा था हमारे, किसने? क्या सही है? थर्ड सही है। आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, सही है। अनहैप्पी इंडिया को लिखा था लाला लाजपत राय जी ने, ये भी सही है। गोल्डन थ्रेशोल्ड को दोस्तों लिखा था किसने? सरोजनी नायडू जी ने। तो दोस्तों इसको लिखा था सरोजनी जी ने हमारे। तो पहला रॉन्ग था, सेकंड और थर्ड आपके दोस्तों सही था। चलो, अब हम बात करेंगे अशोका की। अशोका के ऊपर सवाल आता है दोस्तों। तो अशोका का जो रॉक एडिक्ट नंबर 13 है, अशोका का जो रॉक एडिक्ट नंबर 13 है, रॉक एडिक्ट नंबर 13, वो डिनोट करता है उनके कलिंगा वॉर के बारे में। ठीक है, वो डिनोट करता है कि कलिंगा वॉर में आपका हमारा क्या हुआ था। तो अशोका के ऊपर, राइट, अशोका के ऊपर आपका दोस्तों सवाल हमारा खूब सारा आता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से पूरी कहानी सुनना। तो अशोका, पहली बात तो दोस्तों आपके हमारे कौन से डायनेस्टी से थे? बताओ जरा। अशोका जी हमारे कौन से डायनेस्टी से थे? ये थे दोस्तों आपके मौर्य डायनेस्टी से। इनके फादर साहब का नाम था बिंदुसार। ठीक है। इनके ग्रैंड फादर का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। जहां पर ये थे वहां की राजधानी थी, कैपिटल, कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ठीक है। कैपिटल थी दोस्तों हमारी कौन सी? पाटलिपुत्र। एक और चीज ध्यान रखना कि इनको टाइटल दिया गया था देव नाम पिया का। देव नाम पिया या फिर पियदासी, एग्जाम में आया हुआ है कि किसको टाइटल दिया गया पिदासी का। पिदासी का मतलब होता है कि यार जो लोगों को काइंडनेस से देखता है। और देव नाम प्रिया का मतलब होता है जिसको भगवान, भगवान का जो प्रिय होता है। तो देव नाम प्रिया और ये आपका पियदासी, पीएपी, ये दोनों नाम दोस्तों हमारे इन्हीं के। अब इनके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट था कलिंगा का वॉर। दोस्तों मेजर टर्निंग पॉइंट इनके जीवन का था कलिंगा का वॉर। कलिंगा का वॉर हुआ कब था दोस्तों? कलिंगा का वॉर आपका हुआ था 261 बीसी में, जिसमें खूब सारा क्या हुआ? ब्लड शेड हुआ। इस वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया। इतना मार काट इसमें हुआ कि अशोका ने इसके बाद बुद्धिज्म को अपना लिया। ओके, ध्यान रखना। और फिर उन्होंने अपने मिशनरीज को भेजा भारत से बाहर, श्रीलंका, नेपाल, यहां भेजा अपने दूत को बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है। जो आपका तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था दोस्तों, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, वो इन्हीं की राजधानी में हुआ था, पाटलिपुत्र में आपका। ध्यान रखना, पाटलिपुत्र में ही हमारा हुआ था तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसको उन्होंने सपोर्ट किया था। अब एक सवाल और आपका आता है कि अशोका की जो आपकी हमारी एडिक्ट्स हैं वो किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं? तो ध्यान रखना, लैंग्वेज फॉलो करते हैं ये प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई गई है दोस्तों आपकी, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में। सो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी गई है और प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है जी।
ध्यान रखना। और इनका जो धम्मा था, धम्मा का मतलब इनका एक मोरल कोड था, वो भी ध्यान रखना। राइट। इन्होंने धम्म महामंत्राज ऑफिसर एक पोस्ट है जो अपॉइंट कर रखा था, जो बंदा क्या करेगा, वैल्यूज स्प्रेड करेगा। मतलब आप देखोगे एक टाइम पर जो लड़ाई करता था उसके बाद वो एकदम चेंज हो गया था। इसलिए अशोका के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं। राइट। अब अशोका की लेगेसी सोचो ये है, अशोका की लेगेसी ये है कि जो इनका लॉयन कैपिटल है सारनाथ में, राइट, वो भारत का नेशनल एम्बलम है। और आज बुद्धिज्म पूरे दुनिया में फैल चुका है ना। इसलिए इनके बारे में हम चीजें पढ़ते हैं। बस ये पूछता है आपसे। तो जो आपका रॉक एडिक्ट नंबर दोस्तों 13 है, राइट, वो कलिंगा वॉर को डिनोट करता है, उसकी कहानियां बताता है। उसके अलावा जो रॉक एडिक्ट नंबर, इनका जो दोस्तों रॉक एडिक्ट नंबर 11 है, वो लार्जेस्ट एडिक्ट है। ठीक, वो है आपका लार्जेस्ट एडिक्ट। खत्म। क्लियर दोस्तों अच्छे से। बिल्कुल। अपने इन्होंने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजा हुआ था। श्रीलंका का पुराना नाम पता है क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। ध्यान रखना। अरे रॉक एडिक्ट का मतलब ऐसे स्टैचू काइंड ऑफ बनवाया था इन्होंने, जहां पर उसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई थी। चलो, अब बताइए कलिंगा वॉर का इंपैक्ट क्या हुआ अशोका के ऊपर। पहला, अशोका ने दोस्तों एनिमल्स के स्लॉटर को रोक दिया, और वो फोर्स्ड कन्वर्जन करने लगे बुद्धिज्म में। तो भाई कन्वर्जन फोर्स नहीं हो रहा था, राइट, लेकिन पहला सही। तो आपके रॉक एडिक्ट नंबर 1 में मेंशन है ये, रॉक एडिक्ट नंबर 1 में मेंशन है कि भाई स्लॉटर नहीं करो एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स का स्लॉटर मत करो, ये मेंशन है दोस्तों आपका वहां पर। एक स्टेज पर वैदिक पीरियड में दोस्तों किंग को हम कहते थे गोपति, जिसका मतलब क्या होता था? चलो, अब यहां पर हमारा फर्ज बनता है कि मैं आपको वेदास के बारे में चीजें रिलेट कर दूं। भाई वेदा का मतलब पता क्या होता है? तो वेदा आपका बना है, एक संस्कृत वर्ड होता है विद। विद का मतलब होता है, विद का मतलब होता है जानना। तो वेदा का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, ध्यान रखना। ओके। अब वेदा को किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं लिखा था, इसीलिए वेदा को हम कहते हैं अपार्श्या, जिसका मतलब होता है कि इंसानों के ओरिजिन से नहीं आया ये। राइट। चार आपके मेजर वेद हैं। पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है दोस्तों सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है हमारा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में दोस्तों क्या था हमारा? ऋग्वेद में आपके हिम्स हैं, 1028 हिम्स। हिम्स का मतलब क्या होता है? जो आप भगवान की प्रेज में गाते हो या बोलते हो। और ये आपका ओल्डेस्ट वेदा है। ठीक। सामवेद हमारा, इसमें म्यूजिक और चैंट्स आपको देखने को मिलेंगे, म्यूजिक और चैंट्स। यजुर्वेद, इसमें दोस्तों रिचुअल्स आपको देखने को मिलेंगे, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस। अथर्ववेद, इसमें आपको दोस्तों स्पेल्स देखने को मिलेंगे, चार्म्स देखने को मिलेंगे। मतलब जो आपके मैजिशियंस यूज करते हैं या ऐसा कुछ स्पेल्स वगैरह होते हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब ऋग्वेद सबसे पुराना हमारा वेद, राइट, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो हर वेद के 4 पार्ट होते हैं, ये बहुत कम लोग को पता होता है, थोड़ा मैं डिटेल में आपको बढ़ा देता हूँ। दोस्तों हर वेद के हमारे 4 पार्ट होते हैं। ईच वेदा हैज 4 पार्ट्स। हर वेद के दोस्तों 4 पार्ट होते हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मणा, तीसरा अरंकाया, और चौथा उपनिषद। ठीक है, ओके। अब यहां से सवाल आपके एग्जाम में तो जो मैंने लिखा वो बनेगा, प्लस एक बड़ा फेमस सवाल आता है दोस्तों कि गायत्री मंत्र जो हम लोग जॉब करते हैं, वो गायत्री मंत्र कहां से आता है? तो ध्यान रखना प्लीज, गायत्री मंत्र हमें मिलता है फ्रॉम ऋग्वेद।
अगर मैं आपको और डिटेल बताऊं, ऋग्वेद के 62वें हिम में तीसरे मंडल में 10वें वर्ष में गायत्री मंत्र लिखा है। इतना तुम्हारे लिए काफी है। ऋग्वेद में आपको मिलता है गायत्री मंत्र। ठीक है। हम्म। ओके। तो ये प्लीज ध्यान रखना। राइट। ऋग्वेद में हमारा है दोस्तों गायत्री मंत्र। हाँ बिल्कुल, आप कैट में ऐसे ही सवाल आता है, करेक्ट। ओके। तो ये प्लीज ध्यान रहे। ओके, तो ओल्डेस्ट वेद कौन? अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ सवाल। ओल्डेस्ट वेद, आपका जवाब ऋग्वेद। किसको हम बोलते हैं वेदा ऑफ म्यूजिक? सामवेद। किसको हम बोलते हैं वेदा ऑफ मैजिक? अथर्ववेद। ठीक। नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं हमारे? उपनिषद हमारे हैं टोटल 108। और किसने कंपाइल किया था, लिखा नहीं था, क्योंकि किसी एक इंसान ने नहीं लिखा था ना। किसने कंपाइल किया था वेदा को? उनका नाम था वेद व्यास। राइट। यहीं पर आप महाभारत एंड बाकी चीज भी रिकॉल कर सकते हो। ठीक है जवानों, यहीं पर आप महाभारत एंड बाकी चीजें भी रिकॉल कर सकते हैं। क्या सबको क्लियर है? बोलो हाँ भाई। सबको क्लियर है अच्छे से? ऋग्वेद में कितने हिम्स होते हैं? 1028 होते हैं, आ चुका है एग्जाम में। 1028। राइट। अच्छा हाँ सुनो, एक और चीज। वेदा में पता क्या है, वेदा में अलग अलग भगवान को मेंशन किया गया है। वेदा में बोला गया है जो अग्नि भगवान है वो फायर गॉड है। अग्नि भगवान हमारे फायर गॉड है। जो इंद्र भगवान है उनको हम गॉड ऑफ थंडर बोलते हैं या किंग ऑफ गॉड्स बोलते हैं। किंग ऑफ गॉड्स। जो वरुणा जी हैं वो गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर हैं। ठीक है। जो वायु हैं वो हवा के देवता हैं, विंड गॉड। ध्यान रखना। ठीक है। तो इन सब चीजों को दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, जब शादी वादी होती है, शादी में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मंत्र कहाँ मेंशन है भाइयों? मेरे हाईएस्ट एफकेट के मार्क्स 252 के आसपास थे यार। वो तो मैं जाता था बिना मन के यार। मतलब क्योंकि मैंने अटेम्प्ट दिया था ये करने के लिए कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। तो मैं 45 मिनट तो क्वेश्चन लिखता था अंदर। जो आपको बाहर आके मैं फोटो भेजता था कि ये देखो ये आया था। हम्म। चलो तुम्हारे लिए होमवर्क है कि जो शादी में हम मंत्र वर्ता पढ़ते हैं वो मंत्र आता कहाँ से है? कहाँ में मेंशन है? ठीक है। चलो ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? गोपति का मतलब क्या था दोस्तों? गोपति का मतलब था ओनर ऑफ कैटल। ओके। गोपति। विच ऑफ द फोर वेदास कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स? कौन से वेदा में आपको मैजिक स्पेल देखने को मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आंसर इज अथर्ववेद। चलो इतना बस करते हैं। अब ये मुगल पढ़ेंगे हम कल। मजा आया है क्या, बता दो जरा मुझे। मजा आया है जवानों? बढ़िया से। बिल्कुल, लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा भाई। मैंने बहुत शॉर्ट में समराइज करके आपको पढ़ाया है पूरा। पता ही नहीं चला टाइम मुकेश। ओके। गायत्री मंत्र लिखा तो दिया मैंने दोस्त। तो ये सारे आपके वो टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता ही आता है, आता ही आता है। हाँ तो सीएपीएफ तो अच्छा होगा ही ना यार। चल एक क्लास अभी और करेंगे हम हिस्ट्री की कल। बाकी ख्याल रखो, खुश रहो। और दोस्तों अभी ना उसमें ग्रुप में रिलेट करना, ठीक है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना। द वे यू टीच इज एब्सोल्युटली एग्जेम्पलरी। थैंक यू धनश्री। थैंक यू सो मच। सर जी एग्जाम के बाद आपकी डेली क्लास मिस करेंगे। ओके कोई बात नहीं मैम, आप आई विश, आई होप कि आप मिस करो। आई होप कि आप आगे बढ़ो, आपकी एफएसबी आए। आपके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स आए। मतलब बड़ी प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे आप ग्रो करोगे प्रॉब्लम्स बड़ी होती जाएंगी। आई होप कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आए कि एफएसबी में कौन सा वाला कपड़ा पहन के जाऊं मैं। ठीक है। हाँ ये प्रॉब्लम ना हो कि अगली बार फिर से क्या पढ़ो। चलो ख्याल रखो, खुश रहो। बाय बाय।
हाँ जी, डार्क नाइट 160 नंबर सफिशिएंट होंगे बिल्कुल।